हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे CTRM यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट में जो पॉइंट्स के एक्सेलरेशन होते हैं उसके बारे में। जैसे यहाँ पे हमने रैंडमली एक रिजिड बॉडी दिखा रखा है जो कि ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। कौन सा एक्सिस है इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि CTRM में एक्सिस मायने नहीं रखती, कोई फिक्स एक्सिस नहीं होती। साथ ही साथ इस बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है अल्फा। हम ये कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज अल्फा कह लो आप, या क्लॉकवाइज ओमेगा कह लो, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज करेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन पे, अगर अंदर की डायरेक्शन को हम जेड माने तो वो -k की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे अभी। यहाँ पे एक कोई इस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट है, पॉइंट A, इसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है इस डायरेक्शन में। हमें B के मोशन को स्टडी करना है, पता करना है कि B का जो एक्सेलरेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या नेट एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। ठीक है, हमें नेट एक्सेलरेशन का आइडिया तो नहीं है, लेकिन हमें एक आइडिया है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो उसमें हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होता है। यानी कि B का जो मोशन है अगर A के रेस्पेक्ट में हम देखें तो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। लेट अस सपोज कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है, B का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू A, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। और इस पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दे दिया R। B का पोजीशन वेक्टर है A के रेस्पेक्ट में, यानी RBA। ठीक है, साथ ही साथ चूंकि अल्फा इस तरफ है तो इसके पास एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, यानी ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होगा। माफ़ करिएगा, इस डायरेक्शन में किसके पास एक्सीलरेशन होगा। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, R मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। R कहने का मतलब कि इस B का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं R B का पोजीशन वेक्टर A के रेस्पेक्ट में अल्फा। हालांकि अल्फा क्रॉस RBA लिखना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इस केस में साइन 91 होता है, तो इसको सिंपल हम RBA इंटू अल्फा लिख दिया। ठीक है, साथ ही साथ चूंकि B सर्कुलर मोशन कर रहा है A के रेस्पेक्ट में, A के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, तो इसके पास एक और एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर यहाँ पे A माना जाएगा क्योंकि A के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटर की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन होगा इधर, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और साथ ही साथ ये RBA, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो A के रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका देख लिया, B का एक्सेलरेशन देख लिया विद रिस्पेक्ट टू A। एक तो A के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर RBA, या सिंपल इसको आप RE बोलिए, इसको हम सिंपल R लिख दे रहे हैं, बार बार क्यों RBA लिखें। साथ ही साथ R इंटू अल्फा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब नॉर्मल हम रिलेशन की बात करें, जो अपना सिंपल रिलेशन होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसको आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A पता है, हमें एक्सेलरेशन ऑफ A पता है। चलो हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, A वेक्टर हमने इसका एक्सेलरेशन मान लिया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन ऑफ B निकालना है। सो एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू हो जाएगा, आप इसको इधर कर लो, तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A प्लस इसमें आपने ऐड कर दिया एक्सेलरेशन ऑफ A। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा कि B का जो नेट एक्सेलरेशन है वो कितना है। B के रेस्पेक्ट A के रेस्पेक्ट में B का एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम यहाँ पे देख रहे हैं, साथ ही साथ उसमें A का एक्सेलरेशन ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा B का नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो सिंपल हमने यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें आपको समझाई हैं, लेकिन अगर एक सवाल के ज़रिए इस चीज़ को समझा जाए तो कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो CTRM कर रहा है, हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट ली है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट आपका स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकती है। फिलहाल चलो हमने मान लिया कि वो डिस्क है, R रेडियस की है, साथ ही साथ इसका गिवन है ओमेगा एंगुलर स्पीड गिवन है, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है, साथ ही साथ जो इसका मिड पॉइंट है ना, आप इसको कह लो सेंटर, कई दफ़ा इसको सेंटर ऑफ मास भी बोल दिया जाता है। तो सेंटर का एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में गिवन है, इसको हमने मान लिया इधर x एक्सिस और ऊपर हमने मान लिया y एक्सिस। ऐसा सब में ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, इधर आपका हो गया x, इधर आपका हो गया y। ठीक है,
ये CTRM का डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने नोट कर रखे हैं। ये हो गया पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी, और ये आपका हो गया पॉइंट बी। सारे पॉइंट्स का एक्सीलरेशन हमें पता करना है, नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने एक बात जानी थी कि CTRM को दो पार्ट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे CTRM कर रहा है, तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक करना चाहा। ये आपका हो गया प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। हम पहले तो ये देख लें कि ट्रांसलेशनल की वजह से यहाँ पे क्या क्या एक्सेलरेशन होगा। तो आप बोलोगे यार कि ट्रांसलेशनल को स्टडी करना है तो भूल जाओ कि ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट कर रही है। बस आप ये इमेजिन करो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ बॉडी आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब कि हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हर एक पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, माफ़ करिएगा, लेट मी चेंज द कलर, रेड लेते हैं। हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा, इधर इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसका भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सबका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट का वो हो जाएगा ए के बराबर, क्योंकि ए इसका एक्सेलरेशन गिवन है ऑलरेडी सेंटर का, इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन आपका ए हो गया, इसका भी एक्सेलरेशन आपका ए हो गया। ठीक है, पॉइंट्स को हम यहाँ पे फिर से नेमिंग कर दे रहे हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट है बी, दिस वन इज पॉइंट सी, और ये एक पॉइंट हो गया डी। सबका एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे ए शो कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमने माना कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है। ठीक है ना, प्लस प्योर रोटेशन की ज़रा हम बात कर लें। जब भी हम प्योर रोटेशन की बात करेंगे तो हम मानेंगे बॉडी रेस्ट पे है, साथ ही साथ सारी की सारी जो बॉडी है ना सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा मान लेंगे। ठीक है, हाँ, ट्रांसलेशनल मोशन को अभी के लिए हम फिलहाल कंसिडर नहीं करने जा रहे, वो हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है ना, अब रोटेशन में रोटेशनल मोशन की वजह से पहली बात तो अल्फा इस तरफ से है और ओमेगा आपका ऐसे है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की हम बात करें, फिर से रेड कलर ले रहे हैं। ओके, तो चूंकि ओमेगा एंगुलर स्पीड है तो सेंटर की तरफ हर जगह ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो उसको, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक एक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा, यहाँ पर भी एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट होगा, यहाँ पर भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन एक्ट होगा, और यहाँ पर भी सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें पता है। आर हमने चूंकि ऑलरेडी रेडियस मान रखा है इस ऑब्जेक्ट का, जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, दिस वन इज ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर आर, और ये भी आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, पॉइंट्स को फिर से नाम दे दें, ये ए, ये बी, ये आपका हो गया सी, और ये आपका हो गया डी। ठीक है ना, रोटेशनल मोशन में हमने देखा कि ये एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होंगे हर एक पॉइंट्स के, जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं ABCD की। साथ ही साथ आपको याद आएगा यार कि सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, अल्फा भी तो है ना इसके पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से, अल्फा इस तरफ से है ना, तो आप बोलोगे कि इसकी वजह से भी एक R इंटू अल्फा ये वाला एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे R अल्फा इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ पे R अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे R अल्फा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो R अल्फा होगा वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारे के सारे R अल्फा हैं, R अल्फा, R अल्फा, ये आपका हो गया R अल्फा, और ये भी आपका हो गया R अल्फा। ठीक है, हमने यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन कंसिडर करते हुए हर एक पॉइंट्स के एक्सेलरेशन लिखे। यहाँ पे हमने बॉडी के प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशंस हैं हमने वो लिखे। ठीक है, अब दोनों को आप कंबाइन कर दो तो यहाँ पे CTRM करते हुए ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पता चल जाएगा हर एक पॉइंट का। ठीक है, चलिए लिखते हैं हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन। ओके, इस पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करें ए की, तो आप बोलोगे यार कि ट्रांसलेशन की वजह से इधर एक्सेलरेशन है ए, प्लस R अल्फा है रोटेशनल की वजह से एक्सेलरेशन, तो इधर की डायरेक्शन हमने x मानी है ना, ऐसे आप समझ जाइए। ये आपका हो गया प्लस x इधर, ऊपर आपका प्लस y, तो नीचे आपका हो गया माइनस y, इधर सॉरी हाँ इधर आपका हो गया माइनस x। ठीक है, तो इस पॉइंट A के पास x डायरेक्शन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन है, तो आप बोलोगे एक तो A है एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल की वजह से, दूसरा R अल्फा है,
तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास जो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे ए प्लस आर अल्फा, एक्स की तरफ है ना तो आई कैप। ठीक है, साथ ही साथ आप बोलोगे कि यार इस पॉइंट के पास सेंटर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई की तरफ एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, तो आप बोलोगे प्लस ये ओमेगा स्क्वायर आर भी तो लिखना होगा, सो ओमेगा स्क्वायर आर, और ये किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी माइनस वाई की तरफ है, तो हमने यहाँ पे कर दिया माइनस जे कैप। ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। अब आते हैं बी पे। अब बी के ज़रा एक्सेलरेशन की हम बात करें। अब बोलोगे यार कि बी के पास जो एक्सेलरेशन है ट्रांसलेशनल की वजह से इधर है ए। ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में आपका प्लस एक्स की तरफ ए हो गया, लेकिन आप देखोगे कि माइनस एक्स की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर है इसके पास। ठीक है, तो चलिए इधर हम दिखाते हैं। इधर आपका हो गया ए, इधर आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, साथ ही साथ आप बोलोगे बी के पास ना रोटेशनल मोशन की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आर अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, आर अल्फा। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, हम इसको थोड़ा अलग से लिख रहे हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी की एक्सेलरेशन को हम लिखने जा रहे हैं, तो ए जो है प्लस एक्स की तरफ, ओमेगा स्क्वायर आर ये माइनस एक्स की तरफ, तो हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस एक्स की तरफ है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर क्योंकि नेगेटिव की तरफ है ना, तो ये आपका हो गया आई कैप प्लस ये नेगेटिव आप देखेंगे तो वाई की तरफ है आर अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा आर अल्फा और ये हो गया माइनस जे कैप। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लें, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी इन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और ये हो जाएगा आई कैप माइनस आर अल्फा और ये हो गया जी कैप। हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सिंपली हम कर सकते हैं। ठीक है, सो बी का एक्सेलरेशन हम जान गए। अब बात करते हैं ज़रा सी के एक्सेलरेशन के बारे में। सी के पास आप देखेंगे ट्रांसलेशनल की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, तो इधर एक एक्सेलरेशन हो गया ए। ठीक है, अब लोग यार कि आर अल्फा रोटेशन की वजह से इधर नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो ठीक है नेगेटिव एक्स की तरफ हमने दिखा दिया आर अल्फा। फिर आप बोलोगे यार कि देखो सेंटर की तरफ यानी प्लस वाई की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर भी तो है ना, तो ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है ना, अब हम सी की एक्सेलरेशन को लिखने जा रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म। सो एक्सेलरेशन ऑफ सी, ठीक है, एक्स की तरफ क्या है ए, तो उसके साथ लिखेंगे आई कैप, माइनस एक्स की तरफ क्या है आर अल्फा, तो ये हो गया आर अल्फा और माइनस एक्स की तरफ माइनस आई कैप, प्लस वाई की तरफ क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर और ये हो गया जे कैप। सो इसको वेक्टर फॉर्म में फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ पे कर लो तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो हमने सी के एक्सेलरेशन को भी लिख डाला। ऐसे ही अगर बात हो कि इस डी का एक्सेलरेशन है कितना, इसको भी ज़रा आप देख लीजिए भाई। ट्रांसलेशनल की वजह से डी का जो एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्लस एक्स की तरफ, ये हो गया ए। ठीक है, रोटेशन की वजह से हम ज़रा देख लेते हैं। रोटेशन की वजह से डी का जो एक्सेलरेशन है आर अल्फा प्लस वाई की तरफ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर अल्फा वाई की तरफ। साथ ही साथ आप बोलोगे रोटेशन की वजह से ना एक सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, तो इधर एक और एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। अब ज़रा हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल्स टू, अब देखो a प्लस एक्स के तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर भी प्लस एक्स के तरफ है, तो इसको एक साथ लिख लो a प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, ये पूरा एक्सेलरेशन हो गया प्लस एक्स के तरफ प्लस वाई के तरफ कितना एक्सेलरेशन है आर अल्फा, तो ये आपका हो गया आर अल्फा जे कैप। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट के एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर CTRM कर रहा है तो उसमें हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए बी सी और साथ ही साथ पॉइंट डी का भी एक्सेलरेशन, ये आपका बी का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल हों
ऑब्जेक्ट अगर CTRM कर रही है तो सबसे बेटर ये होता है कि इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर दें, प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। उसके बाद कैलकुलेट करने, जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं डाटा, वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा देखते हैं क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन CTRM। अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फिलहाल हमें इसकी बात करनी है। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। इस पूरे CTRM को, जो भी कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हो रहा है, इसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया, प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। ठीक है, अब हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, जब टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हमने इसको पहले ब्रेक किया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में। अब यहाँ पे दिखा रखा है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज हमने इसको क्या मान लिया, इसको चलिए मान लेते हैं हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसको हमने हॉलो स्फीयर मान रखा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे गिवन है और इसको हमने मान लिया v के बराबर। ठीक है, साथ ही साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड इसकी गिवन है। हमें इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रांसलेशनली मूव कर रही है। जब ये ट्रांसलेशनली मूव कर रही है ना, तो सेंटर ऑफ मास के साथ साथ हर एक पॉइंट जो भी इस बॉडी पे है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी उसी स्पीड के साथ आगे जाएगा, ऐसे। ठीक है ना, इसका मास हमने m मान रखा है। प्लस अब हमने माना कि ये बॉडी ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, ये आपका हो गया ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पहले काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की वजह से प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन मोशन की वजह से। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हाफ टोटल मास ऑफ द बॉडी mv स्क्वायर। तो यहाँ पे हम v किसका लेंगे, v आप लेंगे सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी ना, उसका स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख दीजिए v ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका स्क्वायर प्लस हाफ i, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम i लेंगे ना, ये किसके अबाउट लेंगे, तो ये हम लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड हमने यूज़ की है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे i अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हम बात करें कि अगर ये प्योर ये हॉलो स्फीयर अगर है तो हॉलो स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा 2/3 mr² होता है। अगर इसका रेडियस हमने r माना है, मास टोटल m माना है, तो अब सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दीजिए। तो हाफ m, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने v मान रखा था, तो v² प्लस हाफ i आपका 2/3 mr², और ये आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, सो दिस इज़ 1/2 mv² प्लस ये आपका हो जाएगा 1/3 mr² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल हम एक्सप्रेशन को यहीं पे छोड़ सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर परफॉर्मिंग CTRM। ठीक है, अगर ये हॉलो स्फीयर की जगह पे मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर होता, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म से फर्क पड़ता, ये आपका हो जाता 2/5 mr²। ठीक है ना, अगर ये डिस्क होता तब क्या करते हम, अगर डिस्क होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाता हाफ mr²। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी बॉडी की जो कि CTRM परफॉर्म कर रही है उसके हम टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हमें समझाने थे कि कैसे एक्सेलरेशन हर एक टर्म्स के लिखे जाए। तो एक्सेलरेशन जो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, आगे जब कैलकुलेशन हम लोग सवालों में करेंगे तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं जाएंगे, वो देख के ही हम लोग वहाँ पे एक्सेलरेशन बता सकते हैं, किस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम बात करेंगे प्योर रोलिंग मोशन की। ठीक है ना, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।